पर्ल कल्चर क्या है और पर्ल कल्चर की रिसर्च से लेकर पद्मश्री तक का सफर आपका कैसा रहा? पर्ल कल्चर जो सीपों से मोती बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उस पर जापान का एक अधिकार था जब मैंने इसके बारे में जाना। ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट मुद्दों पे काम किया है, जैसे आपका माइक्रोप्लास्टिक डीएनए कोड्स हो गया। ये इस पे भी आपकी खास रिसर्च रही है सर, इसके बारे में एक्चुअली थोड़ा बताइए। जब मैंने वाटर सैंपल्स लिए, समुद्र से वाटर सैंपल्स लेके आया, बहुत सारी जगहों से लेके आया वाटर सैंपल, तो जब एनालाइज़ किया तो उसमें मुझको हर सैंपल में प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिले। डाइवर्सिटीज है वो ह्यूमन बॉडी पे दिखनी शुरू हो गई है, बिल्कुल, विजिबल है वो। तो यस। मतलब ये सर अगर हाँ तो उसकी एडवर्सिटी कितनी डेंजरस साबित हो सकती है? वास्तव में जब मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया, इसको ट्रैक किया कि ये हमारे हर इस सोर्स में पहुंचा कैसे, समुद्र में कहाँ पहुंच से आया, हम्म जिस प्लास्टिक को हम अपनी घर की सफाई करते हुए बाहर फेंक देते हैं। फाउंडर्स टॉक के एक और अच्छे जबरदस्त से एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा ये सेगमेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट नहीं करता बल्कि टारगेट करता है पूरी ह्यूमैनिटी को, हर एक इंसान को, छोटे से बच्चे को, एक जवान को, एक बूढ़े को, सबको। क्या आपको पता है कि जितनी भी बीमारियां आजकल हो रही हैं, खासतौर से कैंसर्स और डायबिटीज़ जो कि पीक पर है और इनके केसेस दिन ब दिन पूरी दुनिया के साथ साथ हमारी कंट्री में भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका रीज़न हमारा लाइफस्टाइल है। और क्या आपको पता है कि बॉडी में बीमारी का होना एक नेचुरल सेगमेंट नहीं है बल्कि एक अननेचुरल चीज़ है? तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, और इसलिए आज हमने इनवाइट किया अपने स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट को जो कि पद्मश्री अवार्डेड साइंटिस्ट है, डॉक्टर अजय कुमार सोनकर। उनसे करेंगे बहुत सारी बातें, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स में साथ साथ बताते रहिएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है और हम आगे किस चीज़ पे अपनी इस वीडियो को बनाएं। तो चलिए जल्दी से इन्वाइट करते हैं डॉक्टर सोनकर को। सबसे पहले तो डॉक्टर अजय कुमार सोनकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सब मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू बीन अवार्डेड विद पद्मश्री। इट्स अ वेरी नमस्कार। प्रेस्टिजियस ऑनर सर, थैंक यू सो मच। सर शुरुआत करते हैं, क्योंकि जिस फील्ड में आपको ये मिला है फॉर पर्ल कल्चर, राइट? तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि पर्ल कल्चर क्या है और पर्ल कल्चर की रिसर्च से लेकर पद्मश्री तक का सफर आपका कैसा रहा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पर्ल कल्चर जो सीपों से मोती बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उस पर जापान का एक अधिकार था जब मैंने इसके बारे में जाना। तो राइट। एक्सीडेंटली एक्चुअली एक बार मैं रेलवे स्टेशन पर था, तो कुछ बुक्स वगैरह देख रहा था। हम्म। तो मैं उस समय शायद 11th में पढ़ता था, अपने फैमिली के साथ कहीं जा रहा था। तो वहाँ पर मुझे एक मैगज़ीन दिखाई दी, नेशनल ज्योग्राफिक की। वो आज भी मैंने बहुत सँभाल के रखी हुई है, इट वाज़ वेरी ओल्ड। तो ये थी, तो उसमें एक पर्ल के ऊपर एक आर्टिकल था, डॉक्टर फ्रेडवार्ड ने उसको लिखा था। तो हम्म। जैसे ये दिस वाज़ द आर्टिकल, द पर्ल। ओके सर। तो ये जब मैंने पढ़ा, इसको लिया, मैंने खरीदा इसको, फिर मैंने इसको जब पढ़ा ट्रेन में, तो मैं बहुत फ़ैसिनेट हुआ कि पूरी दुनिया में पर्ल कल्चर पर जापान का एकाधिकार है। राइट। और इवन अमेरिकन और दूसरे भी इसमें जो है उस समय मैं बहुत सोचता था कि काश कोई ऐसा मिल जाए जिसको नॉलेज हो, मुझे बता दे। लेकिन मुझे जो कोई नहीं मिला बताने वाला, वही मेरा एडवांटेज था। क्योंकि आपने फिर खुद चीजें खोजी। फिर जब मैंने काम करना शुरू किया, मैंने एक छोटी-सी लैब बनाई उसी फार्म हाउस के प्रेमिसेस में और काम करना शुरू कर दिया। बहुत से जब काम करने लगा तो उसी में बहुत सारी सर्जिकल टूल डिज़ाइन किया, खुद बनाया। और जब मैंने शुरुआत की तो मैं कुछ भी नहीं जानता था, फ्रॉम द स्क्रैच, कि ये पहली बार मैंने टच किया होगा, देखा पहली बार उस मसल्स को। तो इस तरीके से हमारी शुरुआत हुई। तो मैं जा कर के रैंडमली बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत सी चीज़ें फार्माकोलॉजी पढ़ी मैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैं करता रहता था, लैब में एक्सपेरिमेंट करता रहता था। तो सर्जरी करता था कुछ फॉरेन बॉडी, तो मैंने अपना एक न्यूक्लियस बनाया था उसी समय, वो रिकंस्टिट्यूटेड था। जैसे मुझे ये मालूम था कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो है ये न्यूक्लियस होता है, तो मैंने रिकंस्टिट्यूट किया था उसको। पर्ल कल्चर के लिए आपको इतनी बड़ी उपलब्धि से सम्मानित किया गया है, उसका जो थॉट प्रोसेस था वो एक 11th क्लास में जो एक बच्चा पढ़ता है उसके दिमाग में ये चीज़ शुरू हो गई थी, और फिर जी। वहाँ से जर्नी लेकर आए और फिर आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट दी उस चीज़ ने।
तो देखने वाली बात ये है कि एक हमें लगता है कि इसके पीछे की मेहनत एक आम इंसान को नहीं पता होती कि एक साइंटिस्ट कितना अपना दिमाग लगाता है, और एक 11वीं क्लास का बच्चा इस बारे में सोच रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वहाँ से लेकर जो उसका एक लाइफ स्पैन रहा, उसने मेहनत करी, इस बारे में सोचा और फिर ये एक अचीवमेंट रही। सर, हमने ये भी पढ़ा है कि पर्ल कल्चर तो ख़ैर आपकी स्पेशलाइज़ेशन रही है, क्योंकि इसके लिए आपको अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट मुद्दों पे काम किया है, जैसे आपका माइक्रोप्लास्टिक डीएनए कोड्स हो गया। ये इस पे भी आपकी ख़ास रिसर्च रही है। सर, इसके बारे में एक्चुअली थोड़ा बताइए? जब मैंने वाटर सैंपल्स लिए, समुद्र से वाटर सैंपल्स लेके आया, बहुत सारी जगहों से लेके आया वाटर सैंपल, तो जब एनालाइज़ किया तो उसमें मुझको हर सैंपल में प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिले, एल्गी में पार्टिकल्स मिले। तो उस समय मैं बहुत घबरा गया कि ये तो जो है फाइटोप्लैंक्टन में और एल्गी में प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं, अंडमान जैसी जगह। तो ये बहुत चिंता का विषय था। मैं बहुत घबरा गया था। वजह ये थी कि जो हमारी फूड चेन है, उसके फर्स्ट स्टेप में पहले पायदान में एल्गी आती है। तो अगर एल्गी में प्लास्टिक है, इसका मतलब हमारे फूड चेन में प्लास्टिक आ गया है। तो ये हर किसी के बॉडी में होगा, ये तय था। मतलब हर ह्यूमन बॉडी में ये मिला पाएगा, हर मतलब कोई एनिमल के हुँ। हर एनिमल के शरीर में, उसके ब्लड में होना तय था, ये मेरी सोच थी। जो कि बहुत डेंजरस चीज़ थी अपने आप में। हाँ, अब आप सोचिए, ये आज से जो है 2018-19 की बात है। हुँ। अब मैं उस समय जब मैंने उसके ऊपर पेपर लिखा और लोगों को एक आर्टिकल लिखा, बताने की कोशिश की, तो किसी ने विश्वास नहीं किया। पूरी दुनिया में जिनसे भी बात करता था, वो मुझे कहते थे कि अरे एक ऑयस्टर में कहीं से मिल गया पार्टिकल, तो आपको जो है लग रहा है ह्यूमन ब्लड में है। तो मैंने उस समय एक छोटी सी वीडियो बनाई कि स्टॉप प्लास्टिक रीचिंग योर ब्लड। तो लोगों ने माना नहीं कि आप बहुत एग्जेजरेट कर रहे हैं, ये आपकी हाइपोथेटिक है कि जो है वहाँ पर जो है ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा कि जब हमारी फूड चेन में है, तो फिर मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया। क्योंकि वो अगर फूड चेन में है तो वो ह्यूमन बॉडी में भी आ सकता है। नहीं, क्यों तो नहीं आएगा? कहीं और सबसे बड़ी बात उसका साइज, राइट, उसका राइट, जो क्योंकि सर मैं साइज। आपका क्रॉनिकल्स में एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें आपने ये चीज़ मेंशन करी कि जो माइक्रोप्लास्टिक की एडवर्सिटीज़ है वो ह्यूमन बॉडी पे दिखनी शुरू हो गई है। बिल्कुल। विज़िबल है वो। तो यस। मतलब ये सर अगर हाँ, तो उसकी एडवर्सिटी कितनी है और कितनी वो डेंजरस साबित हो सकती है? एक्चुअली देखिए, पहली बात तो ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले आप उसकी समझिए कि ये प्लास्टिक आ कहाँ से रहा है? जी। ये एल्गी में आया कैसे? हुँ। वास्तव में जब मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया, इसको ट्रैक किया कि ये हमारे हर इस सोर्स में पहुँचा कैसे? समुद्र में कहाँ पहुँच से आया? हुँ, हुँ, तब बड़ी आश्चर्यजनक बात पता चली। हुँ, जिस प्लास्टिक को हम अपनी घर की सफाई करते हुए बाहर फेंक देते हैं, हुँ। प्लास्टिक का एक बिहेवियर है कि समय के साथ वो अपनी इलास्टिसिटी खो देता है, कम हो जाती है उसकी। आपने देखा होगा कि वो ब्रिटल हो जाता है और हुँ, उसके बाद वो टूटता है। हुँ, और टूटते हुए, और ये ओपन एटमॉस्फेयर में या कोरोसिव एटमॉस्फेयर में या समुद्र वो सूरज के कांटेक्ट में, मतलब सनलाइट में, हुँ, ये फास्ट हो जाती है ये प्रोसेस ब्रिटल होने की। और ये ओके, टूट करके टूटते-टूटते ये माइक्रोन साइज़ का हो जाता है। माइक्रोन और नैनो साइज़ के जो पार्टिकल होते हैं, वो इतने हल्के होते हैं कि वो हवा में तैरते हैं आपके ब्रीथिंग एयर में। आपके साँसों से आपके शरीर में पहुँचते हैं। माइक्रोन अच्छा, साइज़ का और नैनो साइज़ का पार्टिकल इतना छोटा है कि अगर आपके हाथ ऐसे आपने कर रखा है और एयर में से सीधा आपके बॉडी में पहुँच सकता है। आपको चोट लगी है तो वहीं से वो आपके ब्लड में पहुँच जाएगा। आपके पोर से अंदर चला जाएगा हेयर के, इतना छोटा। जब मैं छोटा था, तो हमारे घर में जो भी चीज़ें आती थी वो काँच की बॉटल में होती थी। जैसे कोई कप सिरप है या कोई बेवरेज है। आपको याद होगा, अगर आपने भी देखा हो, तो जो कोल्ड ड्रिंक्स आती थी, जो बेवरेजेज़ वो भी आते थे, काँच वो की बॉटल में आती काँच थी। के बॉटल में होते थे, उसे वापस करना पड़ता था। अब वो प्लास्टिक में, अब ये कार्बोनेटेड वाटर है, तो इसमें तो प्लास्टिक अपने आप टूट के आ जाएगा। सिरका तक आज के समय में प्लास्टिक की बॉटल में आता है। एसिटिक बिहेवियर है उसका, एसिटिक एसिड बोलते हैं सिरका को। तो आज हम क्या किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो मैं घबरा गया कि हर चीज़, अगर मैं चाहूँ कि प्लास्टिक फ्री कुछ मैं खा लूँ या पी लूँ,
तो मुझे लगा कुछ है ही नहीं। मैंने क्योंकि अगर सब चीज़ सोचा प्लास्टिक है। आपके किचन में, आप छत पे रखी हुई टंकी प्लास्टिक की है, वो धूप में के कांटेक्ट में रहती है, उसमें प्लास्टिक माइग्रेट करता है, जब आप उससे नहाते तो उसी से आपके शरीर में पहुंच जाता है। तो मैंने जब इस पे रिपोर्ट की, फिर धीरे-धीरे दुनिया भर से खबर आना शुरू हो गई कि किसी के किडनी में, किसी के लिवर में, किसी के टिश्यूज़ में, किसी के यहाँ तो वहाँ पूरी बॉडी में मिलना शुरू हो गया। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो जा करके आपके हार्मोन को मिमिक करते हैं। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन को मिमिक किया, एस्ट्रोजन को मिमिक किया फीमेल में, या हुँ, किसी के थायराइड जो है हार्मोन की तरह मिमिक करना शुरू कर दिया। तो उस वो वास्तव में तो हार्मोन है नहीं। तो आपके शरीर के बहुत सारे एसेंशियल हार्मोन्स होती हैं नेचुरल, उसको मिमिक करता है ये जाकर के। बॉडी सोचती है ये पर्टिकुलर हार्मोन है। तो इस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम जो है डिसरप्ट हो जाता है और हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाती है, ये चीज़। और दूसरा क्या है कि जो ब्लड में है, तो वो पूरे शरीर में है। क्योंकि ब्लड हर अंग में फ्लो होता है, तो जहाँ-जहाँ राइट, ब्लड जाता है, वहाँ-वहाँ वो चीज़ पहुँच गई। वो चीज़ पहुँच गई। तो अगर ये कहें किडनी में पाया गया, लिवर में पाया गया, तो ये बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि हर अंग में होगा जहाँ आप खोजेंगे। जहाँ आपका ब्लड फ्लो है, सही बात जहाँ है। ब्लड पहुँच रहा है। जो ब्लड में है वो पूरी बॉडी में है। तो अब जैसे किसी अंग में पहुँच गया वो, अब हुँ, बॉडी समझ नहीं पाती कि है क्या? देखिए ऐसा है कि हमारे शरीर में नैनो साइज़ का, माइक्रोन साइज़ का सिर्फ़ प्लास्टिक ही नहीं जाता। हाँ, एटमॉस्फेयर में बहुत सी चीज़ें वो जाती हैं, लेकिन बॉडी उसको पहचान लेती है कि ये अच्छा, कैल्शियम है, हाँ, ये ये कैल्शियम क्वारंटाइन है, के ये लिए। मिनरल है, ये इसके अंदर जो है कॉपर है, इसमें एल्युमिनियम है, इसमें ये। तो लीवर में कुछ एंजाइम पैदा होते हैं, कुछ प्रोटीन पैदा होते हैं, कुछ ग्लूकोज़ पैदा होते हैं जो उसको ट्रैप करते हैं हुँ, और उसको डिटॉक्स कर देते हैं। यानी बॉडी को ट्रैक कर देते हैं इंटेस्टाइन की तरफ, किडनी की तरफ, या हुँ, स्वेट से या यूरिन से वो हमारे शरीर से बाहर हो जाता है मैक्सिमम। ठीक है। हुँ, तो बॉडी का ये प्रोसेस डिटॉक्स प्रोसेस चलता है। अब इसके साथ क्या होता है, प्लास्टिक को बीइंग अननेचुरल मटेरियल, बॉडी ये समझ ही नहीं पाती ये है क्या? इसका करना क्या है? अच्छा, तो उसके चारों तरफ फिर वो एक कैविटी बनाती है, अपनी रक्षा करने के लिए कि इसको चारों तरफ से घेरा बना देती है उसपे, तो एक ट्यूमर जैसा फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझिए कि आपके शरीर में जब भी प्लास्टिक पहुँचता है, तो 1-2 प्लास्टिक नहीं जाता, लाखों, करोड़ों, अरबों की संख्या में जाता है। तो आप सोचिए कि अगर इस तरीके से छोटे-छोटे अगर ट्यूमर्स फ़ॉर्म हो रहे हैं, तो शरीर में कितने ट्यूमर्स फ़ॉर्म हो जाएँगे। क्योंकि शरीर अपनी रक्षा करने के लिए उसको कवर अप कर देता है, स्टरलाइज़ करके कि वो चारों तरफ से पैक हो जाए, क्योंकि वो नहीं जानता ये है क्या ये खतरा। तो ये 2 तरह की चीज़ें हो रही हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में, अभी जैसे एक केस देखा था मैंने, उसके तो लोगों के अंदर जब बीमारी की भावना आती है, तो वो स्लो डाउन हो जाते हैं। स्लो डाउन का मतलब आप एक्टिविटी कम हो जाएगी। घर वाले भी कहेंगे आप आराम करो, आप ज़्यादा हाँ, मूव मत करो, ये ना करो, ना करो। तो उसके शरीर में नॉन सेलुलर कंडीशन पैदा हो जाएगी धीरे-धीरे। नॉन सेलुलर कंडीशन का मतलब ऑक्सीजन कम हो गया, क्योंकि अच्छा, वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, खुश नहीं रहता। तो जब आप मेहनत करते हैं, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन जाती है और शरीर की हर एक्टिविटी ऑक्सीजन से ही जो है चलती है। हुँ, आप ये जान लीजिए कि अगर आज हम रोक नहीं सकते प्लास्टिक, हर सोर्स से प्लास्टिक जा रहा है हमारे शरीर में, राइट, हमारे बस में नहीं है। आप बिना डरे, घबराए अपने आप को एक्टिव रखें कि आपके शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन हो, तो शरीर उसको लड़ेगी, उसको डिटॉक्स करने की कोशिश करेगी, अगर उसको उसको डिफेंड भी करेगी, तो आपको शरीर को बचाने की कोशिश करेगी। उसको उसको ढेर सारी ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप स्लो डाउन हो गए, डर गए, घबरा गए, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो कैविटी समझ फॉर्मेशन होने लगेगी जो आपने बताया बॉडी हाँ, में, ये कैविटी फॉर्मेशन तो होगी, फॉरेन बॉडी रिएक्शन है होगी। ये। अच्छा, वो फॉरेन बॉडी रिएक्शन है, वो तो होगा ही, लेकिन वो स्टरलाइज़्ड होता है। जैसे किसी को गोली कई बार बॉडी में मिलती है ना, वो डॉक्टर छोड़ देते हैं, पड़ा हुआ है हाँ, उसकी बॉडी में कि यार ऑपरेट करके निकालना ठीक नहीं है। जो है वो बहुत ज़्यादा घाव करना पड़ेगा, वाइटल पे है और कोई स्टरलाइज़्ड है, कोई ज़रूरत नहीं, पड़ी रहे। तो इसी तरीके से बॉडी में वो स्टरलाइज़ पड़ा रहेगा, लेकिन उसको उसके मैनेजमेंट के लिए बॉडी को ढेर सारी ऑक्सीजन चाहिए। अगर आपके अंदर बीमार होने की भावना पैदा हो गई, आप स्लो डाउन हो गए, हॉस्टाइल हो गए, घबरा गए, आप खुश नहीं रहते,
तो आपकी सारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो डाउन हो जाएँगी और उससे फिर नॉन सेलुलर कंडीशन पैदा होगी। नॉन सेलुलर कंडीशन से क्या होगा ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्लास्टिक को हमने घर से बाहर हमने फेंक दिया था, घर की सफाई करते हुए, वो हमारे खाने की प्लेट में, हमारी सांसों में, हमारे पीने के पानी में, हमारे बेवरेजेज़ में, हर हमारे चीज़ में, घर हमारी वापस आ लाइफ गया में। और हमारे खून में पहुँच गया। तो पहली बात तो प्लास्टिक किसी भी हालत में ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं होना चाहिए और फूड जितने भी हैं, कोई भी प्लास्टिक के कॉन्टैक्ट में नहीं होना चाहिए। अगर बीइंग अ साइंटिस्ट मुझसे पूछें, तो मैं कहूँगा कि प्लास्टिक को भर में बात चल रही थी। यूनाइटेड नेशन इस समय कोशिश कर रहा है कि एक जो है सहमति बनाई जाए और 80% प्लास्टिक का प्रोडक्शन पूरी दुनिया से तुरंत रोक दिया जाए। हुँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा आ रही है, जो पेट्रोमनी के जो बिज़नेस करते हैं, सऊदी अरेबिया ने थोड़ी इंटरेस्ट नहीं लिया उसमें, उसने रुकावट डाली। उन्होंने कहा कि ये प्लास्टिक की प्रॉब्लम नहीं है, वो वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, हम उसको हुँ, प्रॉपर हुँ, तरीके से रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हुँ, आप रिसाइकिल करो चाहे जो करो, एटमॉस्फियर में वो जो जा रहा है, अगर हमारे फूड के, हमारे किसी भी चीज़ के प्लास्टिक कॉन्टैक्ट में होगा, तो वो माइग्रेट करके हमारे फूड में पहुँच जाएगा। हुँ। वो आप इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए प्लास्टिक। तो कोशिश बहुत लेवल पर है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर आने वाली पीढ़ी आप चाहते हैं कि रहे, बचे, ये धरती बचे, तो प्लास्टिक को रोकना पड़ेगा, प्लास्टिक को एकदम से बंद करना पड़ेगा। हमारे यहाँ बड़ी अजीब-सी बात है कि ज जब प्लास्टिक की बात होती है तो गवर्नमेंट जो है कह देती है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के यूज़ेज़ पर बैन कर दिया गया है। और मज़ेदार बात ये है कि उसके यूज़ेज़ पर बैन होता है कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसके प्रोडक्शन पे बैन नहीं होता। अब उस कोई दुकान वाला रखा हुआ है, तो उसको पकड़ लेंगे, आपने अगर रखा हो तो उसको पकड़ लेंगे। अ, हालाँकि वो भी नहीं पकड़ते, आप देखते हैं लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन पे बैन नहीं होता। इम्पोर्ट हो रहा है मटीरियल, आप सरकार के बिना मर्ज़ी से सरकार को बिना बताए तो नहीं हो सकता। सरकार उसको प्रोडक्शन पे बैन क्यों नहीं कर देती उसको, फिर मिले ही ना लोगों को यूज़ करने के लिए। तो बड़ा मैंने नॉन सीरियस अप्रोच देखा है इसमें, मैं जो भी जितने भी और ऐसा बोलते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक ही प्रॉब्लम है और कोई है ही नहीं। अब मेरी बात से आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि प्लास्टिक कितना गंभीर है और कहाँ से आ रहा है। मैं समुद्र में गया था, एक मतलब सर बहुत इन अगर हम मोटा-मोटा देखें तो हर टाइप का प्लास्टिक ही बहुत ज़्यादा हज़ार्डियस है। बिल्कुल, आपका जो है कोई भी आपके एसी का कैबिनेट अगर बाहर धूप में पड़ा हुआ है, तो वो टूट करके वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा नैनो साइज़ जैसे में। गवर्नमेंट ने अभी पिछले दिनों इनिशिएटिव चलाया था कि जिन पॉलिथीन्स पे उनका स्टैम्प है मतलब वो सेफ टू यूज़ और बाकी यूज़ नहीं होंगी। मतलब वो चीज़ भी इतनी कुछ हेल्पफुल नहीं है क्योंकि प्लास्टिक तो सारे ही आपके अगर कोई भी प्लास्टिक जो पेट्रोलियम बेस्ड सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ है, हुँ, वो खतरनाक है और हर हाल में खतरनाक है। उसको आप किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये सेफ है। राइट। और बहुत से लोग तो उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द यूज़ करते हैं फूड ग्रेड प्लास्टिक। फूड ग्रेड हाँ, प्लास्टिक क्या हाँ। होता है? फूड ग्रेड प्लास्टिक क्या होता है? क्या प्लास्टिक को खाया जा सकता है? नहीं खाया जा सकता। हुँ, कुछ प्लास्टिक होते हैं जो जिसको आप कह सकते हैं, जो हम जिसको बायोप्लास्टिक कहते हैं, हुँ, जिसको हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से जैसे बहुत सारे स्टार्च से बना सकते हैं। हुँ, जैसे कॉर्न स्टार है, हुँ। कॉर्न स्टार्च जो होता है जी। उससे आप सेंसाइज़ करके बना सकते हैं। मैंने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, तो मैंने बहुत सारे स्टार्च लिए जो है ये प्लांट सोर्स से। हुँ। उसमें एसिटिक एसिड और ग्लिसरॉल को जब इंट्रोड्यूस किया, तो रिएक्शन के बाद वो प्लास्टिक बन गया, सर ये बर्तन जो आप मिलता था। कॉर्न स्टार्च से बनने वाली प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, ये क्या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है सोसाइटी में? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है या फिर ये मुश्किल है या इतना एक्सेसिबल नहीं होगा। ऐसा कुछ कहा जा सकता है इसके बारे में या फिर आसान है इम्प्लीमेंट करना? देखिए ऐसा है कि ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया। कॉर्न एक बहुत कॉर्न स्टार्च इज़ वेरी वेरी अ, एक्सेसिबल हुँ, और ये कहना कि जो है आपने एक्चुअली मैटर क्या है कि आपने उसको ट्राई तो किया ही नहीं, हुँ, आपने उसको बनाया नहीं और आप
इस चीज से लोगों को डरा रहे हैं कि महंगा होगा, ये रीयूजेबल नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये मैं नहीं मानता। आप पेपर आज जो है बना रहे हैं, आप हम्म 2 रुपए का अखबार आता है, 10 पेज का इतना बड़ा बड़ा अखबार होता है, हम्म तो वो महंगा होता है क्या? वो आप जो है प्लांट सोर्स से ही तो बना रहे हो। राइट उसी के अंदर अगर एक आप जो है स्टार्च मिला दो, तो वो हम्म इतना मजबूत हो जाएगा कि फाड़ नहीं सकते, उससे आप गनी बैग बना सकते हैं। उसमें आप जो है वो बैग बना सकते हैं जो सिंगल यूज का इस्तेमाल सारा कर सकते हैं। हम्म तो किया ही नहीं जा रहा है। और पहली बात देखिए, बहुत सारे हमारे फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं, हम्म दूध है, दिस दैट, सब प्लास्टिक के पन्नियों में, प्लास्टिक हम्म में आ रहा है। हम्म आप बताइए, अगर ये मिट्टी का बर्तन हो, जैसे देखिए मैं आपको मिट्टी के बारे में बता रहा था, तो मिट्टी के जो बनाता था तो कुम्हार बनाता था ना मैनुअली। अगर हम्म आज आप उसमें टेक्नोलॉजी जोड़ दें तो 1000 गुना प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। उसको हाथ से नहीं बनाना पड़ेगा एक एक करके, मशीन से राइट हम बना सकते हैं, उसको दुनिया में बनाया जा रहा है। तो आप सोच के देखिए, रॉ मटेरियल क्या है? मिट्टी। तो कैसे महंगा होगा वो? कैसे महंगा होगा? राइट माना नहीं जा सकता ये बात। और जब आप प्लास्टिक को सस्ता कहते हैं, तो आप कैसे उसका कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ये मैं नहीं समझ पाता। ठीक है? आप कहीं से किसी कंट्री से इम्पोर्ट करते हो, उसको रिफाइनरी लगाते हो, उसमें से उसको अलग करते हो, और आप जब उसका कॉस्ट जोड़ें, तो दुनिया में जो जितने लोगों को कैंसर हो रहा है, दुनिया के हम्म जो कैंसर का इलाज है, वो उसको भी उस कॉस्ट में जोड़ लेना चाहिए आपको। जितने उसके जो है ड्रॉबैक्स हैं, जितना दुनिया डैमेज हो रही है, आपका समुद्र बर्बाद हो रहा है, आपकी नदियाँ बर्बाद हो रही हैं, आपका ज़मीन, मिट्टी बर्बाद हो रही है, आपका इरिगेशन वाटर बर्बाद हो रहा है, आपके फल, सब्जियों में, आपके अनाज में प्लास्टिक पहुँच रहा है। ये सब कॉस्ट नहीं है क्या? सबकी कीमत आप नहीं चुका रहे हैं क्या? आप कैसे कह सकते हैं प्लास्टिक? मैं तो सोचता हूँ इससे महँगी कोई चीज़ ही नहीं है इस धरती पे। इंसान की जिंदगी कॉस्ट है उसकी अगर देखा जाए तो अरे इंसान की जिंदगी तो एक छोटी सी है। इंसान इज द वन स्पीसीज ऑफ न्यूमरस स्पीसीज इन द, जिन्होंने राइट कुछ नहीं किया वहां पहुंच गया प्लास्टिक। समुद्र के जीवों ने क्या बिगाड़ा है? उनके शरीर में पहुंच गया प्लास्टिक, उनके ब्लड में पहुंच गया प्लास्टिक, ग्लेशियर में पहुंच गया प्लास्टिक, ऊपर सुदूर पहाड़ों में जहां पक्षी रहते हैं, जंगलों में, उनके हर वाटर सोर्स में, फूड सोर्स में प्लास्टिक बादलों के थ्रू पहुंच गया। इंसान तो स्वार्थी सिर्फ कहता है कि हमारी जिंदगी खतरे में, उसने पूरी धरती को खतरे में डाल दिया। इतनी इंसान तो बड़ी, यूज करके खतरे में है लेकिन बेचारे जो पक्षी हैं आप और सोच जितने के भी देखिए हमारे उन्होंने क्या बिगाड़ा? आप तो जी इस्तेमाल कर रहे हो, आप तो राइट इस्तेमाल करते हो प्लास्टिक को, तो आप तो इसलिए आप उसके बेनिफिट, आप उसके जो है भुक्तभोगी हो सकते हो, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया वो आपके किए की वो सजा भी भुगत उसको रहे हैं। भुगत रहे हैं सर तो जैसे इस आपने कैंसर की बात करी है तो आपका एक और आर्टिकल था कि हम बैक्टीरिया मुक्त जीवन की जो चाहत है वो कैंसर को बढ़ावा दे रही है देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारा आज का जो लाइफस्टाइल है, यू नो, जी आवर एपिजेनेटिक्स, यू नो राइट एपिजेनेटिक्स? एपिजेनेटिक्स जो है हमारा रहन-सहन को, जो हमारी जो रहने सहने का जो तरीका है, उसको हम हम्म एपिजेनेटिक बोलते हैं टेक्निकली। अच्छा तो जो हमारी एपिजेनेटिक्स है, ये कार्सिनोजेनिक है। हम्म आप तोड़-तोड़ करके हम कि एक-एक बीमारी के बारे में बताएँ, इससे अच्छा ये होगा कि अ, कि जो है आपको हम ये बताएँ कि बीमार पड़ना, हम्म किसी भी बीमारी का आप नाम ले लें, हम्म कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, लिवर सिरोसिस हो गया, रेनल फेल्योर हो गया, व्हाटएवर, हम्म ये जितनी भी बीमारियाँ आप जानती हैं, कोई भी बीमारी नेचुरल नहीं है। राइट ये नेचर में बीमार होने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हम्म पहले आप समझ लीजिए। अगर ये बीमारियाँ वास्तविक होती, नेचुरल होती, हम्म तो जब एवोल्यूशन के दौरान लाखों साल आप नेचर की गोद में थे, यू आर द लैप इन द लैप ऑफ नेचर, जब हम्म नेचर की गोद में थे, ये आपके महान डेवलपमेंट्स नहीं हुई थी, तो इस तरह की बीमारियों से आपकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी होती। कैंसर हो जाता, जब जंगल में थे तो कहाँ से कौन इलाज कर देता आपका? डायबिटीज़ हो जाता। आज भी जो प्रकृति की गोद में दूसरे जीव हैं, उनके पर कैंसर, डायबिटीज़ नहीं सुनने को मिलता। उनके दाँत देखिए, उनमें कोई रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा आपको। उनकी आँखें जो है में चश्मा नहीं लगा हुआ है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आज भी, अगर नेचर में जो रह रहे हैं। प्रॉब्लम हमें है क्योंकि हम
अननेचुरल लाइफ जी रहे हैं। तो जो हमारी एपिजेनेटिक्स है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, ये नेचर के अगेंस्ट है, अननेचुरल है, इसलिए अननेचुरल चीजें हमारे साथ हो रही हैं। बीमारी यानी अननेचुरल थिंग, इट इज द अननेचुरल हैपनिंग। एंटीबैक्टीरियल, जी। ये क्या होता है एंटीबैक्टीरियल? आप अपने दांत को साफ करने के लिए माउथ वॉश यूज कर रहे थे। हम्म। माउथ वॉश से क्या हो रहा था? माउथ वॉश से बैक्टीरिया मर रही थी क्योंकि एंटीबैक्टीरियल था। और आपको पता है कि हमारे शरीर में 6 अरब बैक्टीरियाज होती हैं। हम बैक्टीरिया से बने हुए हैं। तो हमारे मुंह में और गले में बैक्टीरिया मरना बंद शुरू हो गई क्योंकि आप एंटीबैक्टीरियल हो रहे थे। तो जो लोग भी लंबे समय का मतलब 3-4 महीने सिर्फ लगातार 2-3 बार जो माउथ वॉश यूज कर रहा था, उसको मुंह का और गले का कैंसर हो गया। और आपने अगर देखा हो माउथ वॉश तो उसका एसिडिक बिहेवियर होता है। अगर आपके माउथ का जो सलाइवा होता है, ये एल्कलाइन होता है, 7.2 इसका पीएच होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपका कोई भी ऐसा फ्लूइड, कोई भी ऐसी चीज, जैसे तंबाकू ही आप इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपका सलाइवा है उसकी सैलिनिटी को वो गिरा कम कर देता है, तो एसिटिक हो जाता है। तो एसिटिक जो बिहेवियर है वही ग्राउंड है कैंसर फॉर्म होने का। एल्कलाइन एटमॉस्फेयर में जो है कैंसर फॉर्म नहीं हो सकता। एसिडिक में हो सकता है। जी, तो हमारे मुंह का, हमारे सलाइवा का और ब्लड का जो सैलिनिटी होती है वो सेम होती है 7.2 नॉर्मल कंडीशन में। तो अगर आपने इस तरह की चीज जो आपकी लाइफस्टाइल से जन्मी है, आपको पता है, मैं हमारा लैब में हम अपने ग्लासवेयर्स को और सर्जिकल इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव करते हैं। तो जब हम उसको क्लीन कर लेते हैं बेसिक, तो उसको एल्युमिनियम फॉइल में रैप करते हैं और फिर ऑटोक्लेव के लिए डालते हैं। ऑटोक्लेव तो जानते होंगे। तो ऑटोक्लेव में डाल देते हैं, तो उसमें पानी होता है, वो स्टीम और प्रेशर से उसको स्टरलाइज करते हैं। जब वो स्टरलाइज हो जाता है, तो एक दिन मुझे ख्याल आया कि मैं एल्युमिनियम फॉइल यूज़ करता हूँ, इसलिए क्योंकि आप उसको निकाल के वहाँ ले जाएँगे कैसे? उसको टच नहीं कर सकते आप। तो बायोसेफ्टी कैबिनेट तक उसको एकदम सील्ड पहुँचना चाहिए। ओके। तो हम तो एक दिन उसमें जो रिमेनिंग वाटर था, उसको मैंने निकाला और उसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद मुझे पूरी एल्युमिनियम की एक कंप्लीट लेयर दिखाई दी। मैं सरप्राइज हो गया कि इतनी लेयर, इतना एल्युमिनियम इसमें पानी में माइग्रेट कर गया। तब फिर मैंने देखा कि ये 5 स्टार जो आपकी लाइफस्टाइल है, एल्युमिनियम फॉइल में उसको कुक किया जाता है, उसको रैप करके उसका मॉइस्चर बनाने के लिए एल्युमिनियम फॉइल में करके उसको ओवन में डालते हैं, ये करते हैं, और खाना सारा एल्युमिनियम में पैक्ड है, रैप्ड है। आप मालूम कीजिए, जिनके भी शरीर में जो है एल्युमिनियम जा रहा है, उनके शरीर में क्या हो रहा है। आपके शरीर में एल्युमिनियम जाएगा, लगातार जाएगा, शरीर की अपनी एक सीमा है, उसके बाद वो डिटॉक्स नहीं कर पाएगी उसको। और ब्रेन में पहुंचने के बाद एल्युमिनियम को शरीर निकाल ही नहीं सकती, वो लाइफ लॉन्ग रहता है। और जो अल्जाइमर और डिमेंशिया के केसेस हैं, उनमें यह पाया गया है कि उनके शरीर में बहुत सारी जो डेथ केसेस में जब ऑटोप्सी की गई, तो पाया कि उसमें बहुत कंसोलिडेटेड एल्युमिनियम था, वहां पर मौजूद था। तो हमारी जो लाइफस्टाइल ने दुनिया भर की गंदगी तो डाल रखी है। कहीं से हमारे शरीर में एल्युमिनियम पहुंच रहा है, कहीं से कुछ पहुंच रहा है। हमारी जो नेचुरल और साफ-सुथरी ज़िंदगी रही कहाँ हमारे साथ? तो मैं आज की जो लाइफस्टाइल है, उसको कार्सिनोजेनिक मानता हूँ। वो कैंसरकारी है। हमें एक ओके। बार सोचना पड़ेगा। जो ये टुकड़ों-टुकड़ों में हम बात करते हैं कि ये यूज़ मत करिए, टूथपेस्ट में प्लास्टिक मिला। अरे! ये क्या है? न्यूज़ बनाने के लिए इस तरह आप हज़ारों न्यूज़ बना सकते हैं कि आप जब हर जगह प्लास्टिक है, आप जिस चीज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाओगे, आपको प्लास्टिक मिलेगी, आपकी एक खबर और बन जाएगी। ये पिछले देखिए। दिनों आया था कि ब्रेड में किसी ब्रांड के ब्रेड में कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स पाए गए। एक आई थिंक आपने सुना होगा, बहुत न्यूज़ चली थी ये कि बहुत यस, ज़्यादा, जैसा आपने बताया, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ हैं देखिए कि मैं इस आपको तरह एक से लिंक छोटी-सी की बात तरफ बता चल रहे हैं देखिए, मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ तो। जी। कि आप बहुत ध्यान से देखिए। आज मेडिकल साइंस को देखिए, जी। एमआरआई को देखिए, ठीक? आपके शरीर को बिना छेड़े, हुँ। बिना चीर-फाड़ किए शरीर के अंदर सब कुछ कलर एकदम साफ-सुथरा आप देख सकते हैं। राइट। सर्जरी एक कैमरा, छोटा-सा एक लेंस जा करके वो टेलीस्कोपिक रूप से सर्जरी कर देता है, रोबोट राइट। सर्जरी कर, राइट। कितनी डेवलपमेंट हो गई ना।
लेकिन ये रिसर्च हो किस चीज पे रही है? हम्म। आपके डायग्नोसिस के लिए उपकरण बनाना, उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करना, उसके लिए दवाएं बनाना, ट्रीटमेंट के लिए पे रिसर्च हो रही है और क्रांतिकारी रिसर्च हो रही है। हम्म। लेकिन इस चीज पे रिसर्च क्यों नहीं होती कि एक ऐसी लाइफस्टाइल डिस्कवर की जाए जिससे आपको बीमारियां ही ना हो, आपको कैंसर ही ना हो। अभी से क्या इतना कठिन है ये? और ऐसी जिंदगी तो आप जी रहे थे, आप चले जाइए 50 साल पीछे। सर इसी इतना सवाल पे आसान। मैं आ रही हूँ क्योंकि हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस करी है, ये सारे प्रॉब्लम्स है कि हमारा लाइफस्टाइल ही बेसिकली वो रूट कॉज बन चुका है जिससे इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, इतना सारा डैमेज हो चुका है, उनको रिवर्स करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम आज के लेवल पे बात करें, अगर वाकई में लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आप उनको कैसे स्मॉल स्टेप्स के थ्रू सजेस्ट करेंगे कि आप ये चेंजेस लाके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ट्रैप में हैं, यू आर ट्रैप्ड। राइट। आपके हाथ में नहीं है, आप क्या खाएंगे, आपके किचन में क्या होगा, आपके बेडरूम में क्या होगा, आप कौन सी गाड़ी लेंगे, आप कैसे चलेंगे, आप कैसे क्या पहनेंगे, ये कोई और डिसाइड कर रहा है। राइट। राइट। आप नहीं डिसाइड कर रहे हैं इसको। हम्म। यू आर इम्पोज्ड। आप दिल्ली में रहती हैं, आप बाहर किसी दिन निकलिए कि मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर, हम्म। और मुझे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। अगर आप सिर्फ ढूंढ करके नॉन फाइन फ्लोर वाला जो है ब्रेड खा के दिखा दीजिए, किसी भी हम्म। रेस्टोरेंट में चले जाइए, आपको नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी चीज ये है मैम कि आप ये बात समझ लीजिए कि जो आपका ये जो शरीर है, हम्म। अगर ये कार होती तो इसका जो ड्राइवर है वो आपका मन है। जो आपका मन है ना, योर माइंड इज योर ड्राइवर। राइट। आपके मन में जो बातें आती हैं, जो भावनाएं आती हैं, उसी तरीके से आपकी शरीर की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है? एक ड्राइवर है, उसने शराब पी रखी है, रात में सोया नहीं है, आंखों से ठीक से दिखता नहीं है, वो और एक्सीडेंट कर देगा। तो वो आपकी गाड़ी चला रहा है। तो आपकी गाड़ी अगर 10 करोड़ की हो या 2 लाख की गाड़ी हो, दोनों का परिणाम सेम है। तो आप चाहे यंग हो, बहुत हेल्दी हो, बहुत अच्छा फिट हो, तब भी अगर मन आपका डिफेक्टिव है, तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ गई? आपके मन बिल्कुल। में क्या भाव है, क्या कैसे आप सोचते हैं, क्या एटीट्यूड है, उसी से आपकी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज चेंज हो जाती है, डीएनए कोड बदल जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल से आप समझिए कि किसी को सांप काट लेता है तो वो मर जाता है वो आदमी, हम्म। और बाद में पता चलता है कि जिस सांप ने काटा उसमें जहर ही नहीं था, वो मरा तो हार्ट अटैक से मर गया, मतलब क्योंकि वो डर की डर वजह से गया। मरा। डर की वजह से मर गया कि मुझको सांप ने काट लिया है। और जब ऐसे पेशेंट की आप ऑटोप्सी करें तो हम्म। आप सरप्राइज्ड होंगी कि उनके ब्लड में एंटीवेनम मिला। जब वेनम अच्छा। गया ही नहीं तो एंटीवेनम मिला कैसे? एंटीवेनम इसलिए मिला क्योंकि आपके मन को यह जानकारी थी कि मुझको सांप ने काटा है, मेरे शरीर में जहर फैल रहा है, मैं उस जहर से मर रहा हूं। तो शरीर ने कि आपके डिफेंस ने एंटीवेनम बना दिया, सिर्फ आपकी उस विश्वास की वजह से। तो मतलब सर अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें अपनी सोच, एक साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट बिल्कुल, कहते हैं, उसको बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, आपको बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा सोचना चाहिए। आपके मन में कोई भी अगर विचार आते हैं कि मुझे कोई बीमारी हो गई है क्या? मुझे कहीं कुछ हो तो नहीं गया है? ये सिर्फ हम्म। ब्रेन का एक हिस्सा होता है, एमिगडाला, हम्म। उसकी वजह से होता है। आपको ये तुरंत समझना चाहिए कि नहीं, बीमार होना नेचुरल नहीं है, और बीमार होना आवश्यक नहीं है। मतलब होना ये ऐसा है ही नहीं कि बीमार तो होना ही है मुझको, ये अननेचुरल है और मुझे राइट। नहीं हो सकता। तो आपको अगर कोई बीमारी है तो वो रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपकी उसी सोच के हिसाब से उसको हैंडल करेगी। राइट। राइट। जैसा आप सोचेंगे, अगर आपके अंदर बीमार, ये कितने केसेस हुए हैं, जैसे मान लीजिए कोई बीमार है तो डॉक्टर कहते हैं कोई दवा है उसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। राइट। क्योंकि क्यों? इतना ज्यादा नेगेटिव एटमॉस्फेयर बॉडी में बना हॉस्टाइल है दिया। वो हम्म। हॉस्टाइल है उसके मन। और अगर किसी के अंदर बहुत आशाएं हैं, खुशियां हैं, तो जादू की तरीके से वो हील करता है। तो राइट। इसलिए इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं मेडिकल साइंस में। प्लेसिबो तो इफेक्ट। सब प्लेसिबो इफेक्ट, ठीक ओके। है?
तो आपके मन में ये बात रहनी चाहिए कि अगर आप उतने ही हेल्दी होंगे जितना अपने आप हेल्दी महसूस करेंगे और जितना सोचेंगे। और जितना आप अच्छा महसूस करेंगे और जब आप खुश होकर के कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे आपने जी, महसूस किया नहीं कभी कि जब आप बहुत खुश हैं तो आप एक जगह बैठते नहीं, आप बहुत राइट, राइट। इधर-उधर फुदकते रहते हैं, क्यों? बॉडी में एक एनर्जी आ जाती है अलग सी। एनर्जी आ जाती है, तो उस एनर्जी से क्या होता है कि आपकी बॉडी में मूवमेंट आ जाती है। उस राइट, मूवमेंट की राइट। वजह से आपके शरीर में एडिशनल ऑक्सीजन जाती है। तो हुँ, जब एडिशनल ऑक्सीजन जाती है तो एक सेलुलर कंडीशन बन जाती है और आपकी शरीर बहुत हेल्दी हो जाती है। तो राइट। सबसे बड़ा की पॉइंट ये हुआ कि आप खुश रहें और खूब एक्टिव रहें। जितना आप एक्टिव रहेंगे, अगर आपने बिना श्रम किए, बिना मेहनत किए भोजन किया, तो भोजन पेट तक पहुँचेगा, उसके बाद वो मुसीबत बन जाएगा। शरीर उसका इस्तेमाल तभी कर पाएगी जब आपके शरीर में ढेर सारी ऑक्सीजन होगी और ढेर सारी ऑक्सीजन तभी होगी जब आपने ढेर सारी मेहनत की होगी। मेहनत करी होगी। क्योंकि जब आप दौड़ते हैं या मेहनत करते हैं तो आपकी सांस फूलती है ना, तो हुँ, ऑक्सीजन हुँ। और ढेर सारी पहुंचती है। जब फेफड़े में नीचे पहुंचती है तो अल्वेओलाई जो है में हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, तो आपके शरीर में ढेर सारी ऑक्सीजन ब्लड में फ्लो हो जाती है। राइट, राइट। तो आप सोचिए, इस बात को ध्यान से सोचिए। तो हमारे इस पूरे डिस्कशन से हमारे 2 की पॉइंट्स निकल कर आए हैं कि एक तो हमें खुश रहना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है और दूसरी यस, चीज़ मेहनत करनी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें यस। कोरिलेटेड हैं। देखिए, जैसे हमारे शरीर की जो एक्टिविटी हम उसको एन्जॉय जी सर। करते हैं। राइट, आप राइट। बैडमिंटन अपने शरीर का की एक्टिविटी इस्तेमाल करके, बॉडी की एबिलिटी का इस्तेमाल करके आप राइट, बैडमिंटन राइट, खेलते हैं। कितना राइट, अच्छा राइट, लगता है। राइट। तो साला क्या बैठे रहना ही शरीर की एक एक्टिविटी है क्या? आप बात कर रहे हैं किसी से, कोई आया, "अरे! आप बैठिए।" अरे! आप खड़े रहिए। आइए चलिए हम लोग गार्डन में टहलते हैं। हैं? आप बिल्कुल। खड़े रहिए ना, राइट, राइट, क्यों राइट। बैठिए आप? क्या आप थके हुए हैं? जो सूरज डूबने के बाद जब अंधेरा हो जाता है, हुँ, तो ये फोटोसिंथेसिस वाली जो एक्टिविटी है बंद हो जाती है। तो हम बंद हो जाती आपने है। देखा प्लांट वगैरह देखिए वो झुक जाते हैं, वो फिर फूड नहीं बना रहे होते, राइट, राइट। ठीक है? इसी तरह हमारे शरीर में भी होता है। रात होने के बाद जो भी खाना हम खाते हैं, शरीर उससे ऊर्जा नहीं लेती, वो स्टोरेज में चला जाता है, ओके। ठीक है? तो जब स्टोरेज में चला जाता है, तो आपके शरीर में एक्सेस हो गया। जैसे आपके घर में फ्रिज में बहुत सारा खाना रखा हुआ है, तो आप हुँ, कुकिंग हुँ। करेंगे? नहीं। कि खाना तो रखा हुआ है यार, अब क्या वेस्ट राइट, हो जाएगा। तो राइट। इसी तरीके से जब शरीर में एक्सेस लोड होगा, तो हमारे शरीर में एक सेलुलर एक्टिविटी होती है, जिसको कहते हैं ऑटोफेजी, ओके। वो एक्टिवेट नहीं होगी। नहीं तो रात में वो जब आपका शरीर में डाइजेशन प्रोसेस ये सब कंप्लीट हो जाता है, कोई फूड बचता नहीं है हैंडल करने के लिए, हुँ, तो ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है। उसके तहत क्या होता है कि बॉडी ढेर सारा प्रोटीन इकट्ठा करती है, ये हुँ, सेलुलर एक्टिविटी है। तो जितने भी आपके शरीर में खराब सेल्स हैं, कोशिकाएँ हैं, हुँ, जैसे कैंसर के हुँ। सेल्स हैं या ट्यूमर्स हैं, उसको डिसमेंटल करके बॉडी उसका प्रोटीन निकाल लेती है। अब शरीर में अगर एक्सेस फूड रखा हुआ है, तो ये एक्टिविटी नहीं होगी, शरीर कैलिब्रेट नहीं होगी और आपके शरीर में कोई मेंटेनेंस का काम नहीं होगा और शरीर डिग्रेड होती चली जाएगी, एजिंग फास्ट हो जाएगी। यदि आप रात में भोजन ना करें हुँ, और सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें और शरीर को समय दें कि वो अपने आप को कैलिब्रेट कर पाए, तो आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी। क्योंकि रोज का रोज जितने भी हमारे शरीर में सेल टूट रहे हैं या डैमेज हो रहे हैं या मैलिग्नेंसी की तरफ जा रहे हैं, उसको डिसमेंटल करके उसमें से प्रोटीन निकाल लेगी। उसकी स्टेम सेल से उसको रिप्लेस कर देगी, नए सेल्स बना देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारी सारी पार्टी रात में होती है, बर्थडे रात में ही होता है, शादियाँ रात में होती हैं, सारे हाँ, फंक्शन। तो आप जैसे आपको मैं इंडिविजुअली अगर जो है एडवाइस करूँ तो आप जैसे कभी किसी फंक्शन में चली जाइए तो थोड़ा-सा खा लीजिए, तो पता रहेगा तो आप थोड़ा-सा खाएँगे टेस्ट के लिए कि चलिए जिन लोगों राइट, के कहने राइट। पे और उसके बाद नेक्स्ट डे से फिर अपने रूटीन में वापस आ जाइए। कभी मजबूरी हो गई तो खा लिया थोड़ा-सा, लेकिन ध्यान रखिए कि शरीर को आपको वक़्त देना पड़ेगा। हमारा जो भोजन है वो इतना ओवरलोड हो गया हमारे शरीर पे, शरीर मेंटेनेंस का काम बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती ओवरलोड की वजह से। सुबेरे तक तो डाइजेशन प्रोसेस चलता रहता है, वो खत्म नहीं हुआ, पता चला ब्रेकफ़ास्ट का टाइम हो गया। समझ रही हैं?
यस तो सर। शरीर को समय दीजिए कि उसको छोड़ करके शरीर का मेंटेनेंस का काम भी कर पावे। और सो रहे हैं और शरीर में काम चल रहा है वो फूड हैंडलिंग का, तो आप सो भी ठीक से नहीं रहे हैं, आपकी नींद भी अच्छी नहीं है। सो भी नहीं पा रहे, बॉडी रिलैक्स ही नहीं कर पा रही है। हाँ, क्योंकि बॉडी में तो काम चल रहा है ना, आप आँखों से सो रहे हो। राइट, राइट सर। और फिर सब चक्कर में ब्रेन भी एक्टिव हमारा रहता होगा, ब्रेन बिल्कुल, इसलिए जब बोलते तक हैं कि साउंड स्लीप नहीं आ पाई, देखिए, तो सब। अगर आप साउंड स्लीप नहीं होते तो जो अल्फा वेव्स हैं, हुँ, जो हमारे ब्रेन में अल्फा वेव्स होती हैं, वो डिसऑर्डर उसका हो जाता है। उसके बाद शरीर में बहुत सारी, इसलिए आपको बहुत साउंड प्रॉब्लम्स स्लीप होने होना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत तो ज़रूरी है। सब कुछ आप मेरे ख्याल से स्टेप बाय स्टेप सब समझ गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम है ये राइट सर, लाइफ़स्टाइल। हमारी राइट सर। लाइफ़स्टाइल ने क्या दिया है, बिल्कुल सर। तो ये सारी बहुत चीज़ है। ज़्यादा मज़ा आया सर आपसे बात करके, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है जो आई थिंक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि एज़ यू सेड हमारा लाइफ़स्टाइल ही इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुका है, हिल चुका है कि हमें खुद नहीं पता, हम बीमारियाँ खुद जनरेट कर रहे हैं अपने अंदर। और हम बिल्कुल, हर चीज़ के लिए कि ओवर द काउंटर मेडिसिन्स खा लो, ये खा लो, जो कि सॉल्यूशन नहीं इट इज़ है, नॉट गोइंग टू लाइफ़स्टाइल हेल्प। चेंज इट करना इज़ मेन नॉट, सॉल्यूशन यस, है। मेडिसिन सर, ये वो कुछ इट इज़ नॉट एट ऑल गोइंग टू हेल्प। एग्जैक्टली लाइफस्टाइल को चेंज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल, है सर। डॉक्टर सोमकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमारे साथ। और आज हमारे व्यूअर्स ने, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं बल्कि सभी जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ हमारी पूरी इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, आपने इतनी सारी कीमती नॉलेज दी, इंसाइट्स दिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोमकर। थैंक यू वेरी Thank you मच। so much. It was lovely to have you. Thank you so much, sir. थैंक यू, सेम दिस साइड। Thank you, sir. Thank you. तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार सोमकर, और आई शुड से पद्मश्री डॉक्टर अजय कुमार सोमकर, जिन्होंने इतनी बेहतरीन और लाइफ सेविंग टिप्स हमारे साथ शेयर करी, क्योंकि डैमेज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उसको पूरी तरह से एराडिकेट करना सोसाइटी से नामुमकिन है, लेकिन इर इरिवर्सिबल भी नहीं है। छोटे छोटे चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके लाइफ में हम उसको रिवर्स कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ अपनी ज़िंदगी को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड। ज़्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आई थिंक आज वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं बल्कि पूरी ही ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हैं, अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं फाउंडर स्टॉक के एक और ज़बरदस्त एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।